जी। Yes. Yes, good morning, all of you. Yes, this is Sheetal Shinde, and today we are together to continue for our second paper for your master's degree of public administration semester 1। मेरा नाम शीतल शिंदे है और आज हम साथ साथ हैं आपकी सहायता के लिए लोक प्रशासन आपका जो स्नातकोत्तर आपने लिया है तो उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सेकेंड पेपर जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे हूँ। सेमेस्टर 1 में जो 5 पेपर है उसमें हमने पहला पेपर जो है हमारा वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे सेमेस्टर 1 के दूसरे पेपर के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे पेपर का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या भारतीय प्रशासन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन, हमारे पेपर का नाम है भारतीय प्रशासन। हम बात कर रहे हैं स्नातकोत्तर एमए डिग्री के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन विषय है उसका पेपर नंबर 2 सेमेस्टर 1। तो सबसे पहले पेपर हम क्या कर रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एमए सेमेस्टर 1। जैसे कि आपको पता होगा नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो है एमए ये जो स्नातकोत्तर वर्ग है ये सेमेस्टर में बढ़ गया है। देखिए पुराने थे जो था उसका वार्षिक था। एमए जो है वो द्विवार्षिक कार्यक्रम था लेकिन आज नई प्रणाली के अंदर ये सेमेस्टर के अंदर ये बढ़ गया है। तो एमए पार्ट 1 के लिए 2 सेमेस्टर है और एमए पार्ट 2 के लिए 2 सेमेस्टर। तो इस तरह से 4 सेमेस्टर के बाद में जो है आप अपनी स्नातकोत्तर डिग्री जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम साथ साथ हैं सेमेस्टर 1 के पेपर नंबर 2 के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पेपर का नाम है भारतीय प्रशासन। अगर हमारे पेपर का नाम होता इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो मैं आपको बताती भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन हमारे पेपर का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें अपने पेपर का नाम समझ में आ जाता है ना तो हम पेपर के अंदर हमारा जो अभ्यासक्रम है उसमें क्यों उन बातों को शामिल किया गया है ये हमारी समझ में आ जाता है। तो हमारे पेपर का नाम है भारतीय प्रशासन। देखिए भारतीय यानी भारत का और प्रशासन यानी जिसकी सहायता से जो है जनता जो है वो अनुशासन में रहती है, उसके ऊपर शासन किया जाता है। तो भारतीय प्रशासन, तो प्रशासन का कौन सा स्वरूप जो है वो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में काम में लिया जाता है। देखिए हमारा सिलेबस डिस्कशन शुरू करने से पहले हमें इस मूलभूत बात के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम भारतीय प्रशासन पढ़ने वाले हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भारत में जो है प्रशासन की कौन सी व्यवस्था जो है वो चल रही है। क्या वो राजतंत्र है, क्या वो तानाशाही है या वो लोकतंत्र है। तो yes, you people are enough mature, you people are enough able to answer कि today we are enjoying the democratic form of administration in our government। yes, तो मैं समझती हूँ excuse me, yes, भारतीय प्रशासन की जो है वो हम लोकतंत्र के हिसाब से जो है वो भारतीय प्रशासन चल रहा है। भारत के अंदर जो प्रशासन है वो लोकतंत्र की इकाई पे चल रहा है। तो हम इस पे पढ़ने वाले हैं। इस पेपर में फिर से एक बार जो हमारा पेपर है वो विभाजित है 5 इकाइयों में। कितनी इकाइयों में हमारा पेपर विभाजित है, प्लीज पे अटेंशन। हमारा जो पेपर है वह 5 इकाइयों में बटा हुआ है। 5 इकाइयों में मतलब एक्सक्यूज मी, यस एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बेंस। यस, सो भारतीय जो प्रशासन है यह पेपर हमारा 5 उप इकाइयों में बटा हुआ है। यानी इस पेपर में फिर से हमारे 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से देखिए मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये किस तरह से पढ़ना है, भारतीय प्रशासन हम कैसे पढ़ने वाले हैं। यह जो पेपर है ये 5 यूनिट्स में बटा हुआ है और आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 के लिए आपसे बात करूंगी। यूनिट नंबर 1 भारतीय प्रशासन। तो देखिए जब हम कोई भी बात शुरू करते हैं उससे पहले हमें उसकी जो है वो
पृष्ठभूमि कि पहले कैसे था। हम आज का भारतीय प्रशासन कब डिस्कस कर सकते हैं, जब हमें पहले कैसा था वो मालूम होगा, है ना, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारतीय प्रशासन यानी क्या है, इसकी शुरुआत क्या हुई, आज प्रशासन का कौन सा स्वरूप हम जो है वो चल रहे हैं, कौन से स्वरूप में, ये सब बातें हम कब कर सकते हैं, जब हमें थोड़ी सी उसकी पार्श्वभूमि हमें मालूम होगी। तो इसलिए हमारा सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 की। देखिए, भारतीय प्रशासन यूनिट नंबर 1 फिर से जो है ये कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड है ना। यूनिट नंबर 1 जो है वो कुछ सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड है। इसके अंदर जो सब टॉपिक नंबर 1 है, जो पहला सब टॉपिक है, वह है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। Evolution. Now, what is this word evolution? Evolution means development. What is the meaning of evolution? That is the meaning of evolution is development. Development of Indian administration. कि भारत के प्रशासनिक व्यवस्था या भारत में जो प्रशासन है उसका विकास कैसे हुआ। देखिए, जो भी चीज है उसका कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत रही होगी, और अगर शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे कोई भी चीज अचानक से पूरी तरह से एकदम फाइन स्टेट के अंदर नहीं आ जाती है। कभी भी किसी भी बात की पहले शुरुआत होती है छोटे स्तर पे, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, और उस विकास के साथ साथ उस फिनिशिंग के साथ साथ जो है कोई भी चीज जो है अपना फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है ना। तो जब हम बात करते हैं भारतीय प्रशासन की या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की, तो हमें उसका विकास कैसे हुआ इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिट नंबर 1 में जो पहला पॉइंट है वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई। तो इस बात को समझने के लिए हमारे सिलेबस में जो है वो 3 टर्निंग पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है। टर्निंग पॉइंट नंबर 1, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, है ना। तो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ प्राचीन भारत में। देखिए, जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए भारत के इतिहास को या भारतीय इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन भारत, सबसे पहले प्राचीन भारत जिसका कालखंड जो है वह है अर्लीस्ट टू 12th सेंचुरी, क्योंकि हर एक दिन नई खोजें होती हैं, नए उत्खनन होते हैं। रोज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रोज कुछ नई चीजें, हर रोज जो है कुछ नया पुराना। अगर आज हम क्लेम कर रहे हैं कि ये सबसे पुरानी चीज हमें खुदाई में प्राप्त हुई है, तो हो सकता है कल फिर से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो कहेगा कि नहीं, देखिए ये चीज जो है वो उससे भी पुरानी है। तो यहाँ पे एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि वी आर हैविंग अ कार्बन मेथड, एक्सक्यूज मी, यस। सो एंशियंट, मिडावल एंड मॉडर्न, जब हम भारत की बात करते हैं तो किसी भी बात को हम विभिन्न कालखंडों में विभाजित करके बात करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत लंबा, टुडे वी आर ट्रैवलिंग इन 21st सेंचुरी, सी 2023 हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है, और ऐसे में प्रशासन की शुरुआत कहाँ हुई ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हिस्टोरियंस ने इसे 3 कालखंडों में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अगर हम प्राचीन भारत में देखते हैं और अगर प्रशासन और प्राचीन भारत अगर इसकी शुरुआत देखते हैं, तो सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास में अगर कहीं प्रशासन शब्द का उल्लेख मिलता है तो वह मिलता है कौटिल्य और कौटिल्य द्वारा रचित एक पुस्तक अर्थशास्त्र। तो हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में भारतीय प्रशासन कहाँ से शुरुआत हुई, प्राचीन भारत के कौटिल्य, जो कि एक बहुत ही महान विद्वान का नाम है, स्कॉलर का नाम है, और उनके द्वारा रचित एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। वहाँ पे हमें पहली बार इस बात का लिखित जो है वो पुरावा मिला है, लिखित सबूत मिला है, लिखित सोर्स मिला है कि प्राचीन भारत में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो हमारे सिलेबस में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र उनकी लिखी हुई किताब का नाम है, और विष्णुगुप्त कौटिल्य जो है वो है एक विद्वान का नाम है। उसके बाद प्राचीन भारत में प्रशासन क्या था, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ने से हमें पता पड़ता है। ठीक उसी तरह से मध्यकाल में, सी द मिडाइवल वर्ड इज गिवन देयर, एम फॉर मिडाइवल एंड एम फॉर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 10वीं शताब्दी में
जो है मुस्लिम इन्वेडर्स, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और एट द एंड ऑफ 11th सेंचुरी देखिए उन्होंने अपने आप को यहाँ का जो है वो सुल्तान या शासक बनाने में सफलता हासिल कर ली। सो होपफुली आपको पता होगा मध्यकालीन इतिहास को जो है वो मुगल कालीन इतिहास भी कहा जाता है। देखिए अब अगर हम स्नातकोत्तर स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि एम फॉर मिडाइवल, एम फॉर मुगल, एम फॉर मुस्लिम और एम फॉर मुगल रूलर, है ना। तो मध्यकालीन भारत की विशेषता थी कि यहाँ पे जो है मुस्लिम रूलर्स थे, इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे वो हमारे शासक थे और बड़ी आसानी से हम जो है वो सल्तनत काल के जो है दास वंश के राजाओं खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, उसके बाद जो है मुगल रूलर्स बाबर से लेकर औरंगजेब, अनेक नाम है जो हमारे रोज के जीवन का हमारा एक हिस्सा है, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, जहांगीर हो या शाहजहां, वो हमारी संस्कृति का एक अविभाज्य भाग बन गए। ये शासक थे मध्यकाल के, ये शासक थे मध्यकाल के और इन मध्यकाल के मुस्लिम शासकों ने या इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, क्या उन्होंने पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था जैसी की वैसे आगे बढ़ाई या उन्होंने अपनी नई प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भारत में लागू की, ये हमें जो है किताब में सतही तौर पे पढ़ना है। देखिए अब हम यहाँ पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमें अभी सतही, क्योंकि ये स्नातकोत्तर जो आपका अभ्यासक्रम है इसमें हमें सतही जानकारी एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। तो हमारे सिलेबस में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पुराने प्राचीन भारत में जो है वो कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी, यह हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र किताब से मालूम पड़ता है, जिसमें हम पढ़ेंगे सप्तांग, प्रशासन के 7 अंग। उसके बाद हम मध्यकाल से एक उदाहरण लेंगे कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर इन मुगल टाइम्स, जब हमारे शासक मुगल थे, जब हमारे जो शासक थे वो इस्लामी थे, मुस्लिम थे, तब हमारे यहाँ किस तरह की शासन व्यवस्था थी, क्या सप्तांग को ही उन्होंने कंटिन्यू किया या उन्होंने कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था हमें रूल करने के लिए कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ये हम इस भाग में पढ़ेंगे। और फाइनली देखिए भारत का जो तीसरा कालखंड है वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जिसकी शुरुआत जो है वह लगभग 17वीं शताब्दी के अंत से मानी जाती है, व्हेन यूरोपियन पावर्स इन्वेडेड इंडिया। आप सभी को मालूम होगा भारत लगभग 200 साल जो है वो ब्रिटिशर्स के अधीन रहा। इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। सो वेदर ब्रिटिशर्स कंटिन्यूड विद द ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ सप्तांग इन मॉडर्न टाइम और they continued via that Mughal administration or they introduced the new one. So in the first unit of our paper Indian administration, first we need to browse कि what exactly happened in past, कि पहले क्या हुआ है, प्राचीन भारत में क्या प्रशासन था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम देखेंगे कि कौटिल्य की किताब में प्रशासन को लेकर क्या कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्यकाल में मुगल रूलर्स जो थे, मुगल शासकों ने भारत में क्या उसी को कंटिन्यू किया प्रशासन को या कुछ नया लाया। हो सकता है इसमें हम पढ़ेंगे मनसबदारी, सामंतवादी और उसके बाद हम तीसरा सब टॉपिक जो है वो है दैट इज लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि भारत के जो नए शासक थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने भारत में क्या नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की या जो पुरानी थी उसी को लागू की। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमें इंट्रोडक्शन देता है। दिस इज द सब टॉपिक नंबर 1, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ यूनिट नंबर 1 in which we are going to discuss कौटिल्य अर्थशास्त्र, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो सब टॉपिक, पहले यूनिट का पहला सब टॉपिक जो है वो एक साथ तीनों कालखंडों के ऊपर जो है अपना डिस्कशन करता है। प्राचीन भारत में कैसा प्रशासन था, मध्य कालखंड में कैसा प्रशासन था और आधुनिक कालखंड में कैसा प्रशासन था। प्राचीन भारत का प्रशासन कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मध्यकाल में प्रशासन हम प्रशासनिक इकाइयां पढ़ेंगे और आधुनिक भारत की ब्रिटिशर्स ने भारत को किस तरह से प्रशासन किया ये हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन याद रहे इसमें सतही जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। सतही जानकारी मीन्स व्हाट, एटलीस्ट वी नीड टू नो कि व्हाट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, होपफुली नाउ यू आर क्लियर कि यूनिट नंबर 1 में हमारा जो ये सेकंड पेपर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के, यूनिट नंबर 1 के अंदर जो पहला सब टॉपिक है वो हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिंट हमें देता है
कि कैसा था। तो ये हम सतही तौर पे पढ़ेंगे अगली क्लास में। सब टॉपिक नंबर 2, यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है, लेकिन इसका सब टॉपिक नंबर 2 है, दैट इज इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। देखिए, हमने सब टॉपिक नंबर 1 छोड़ा है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एंड होपफुली यू नो कि ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विसेज इन आर इंडिया। भारत के अंदर जो है वह सिविल सर्विसेज जिसे हम कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, लोक सेवा आयोग जो है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिशर्स ही थे, है ना। तो हम इस सब टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कि हाउ मॉडर्न इंडिया मीन्स ब्रिटिश रूलर्स दे ग्रेजुअली शिफ्टेड, धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रशासन में जो है वो भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया था, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स टू रूल द मिलियन एंड बिलियंस ऑफ इंडियंस। ये जो मिलियन और बिलियन में जो बड़ी तादाद में भारतीय थे, उनको मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स जो है वो उनको प्रशासन चलाना बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। सो व्हाट दे डिड, दे जस्ट स्टार्टेड टू एजुकेट इंडियंस विद इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले देखिए, ये हमारे सिलेबस में एक लाइन नहीं दी गई है, बट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि उन्होंने सबसे पहले जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज को डाला, जिससे कि वो सस्ते भारतीय क्लर्क बना सके। आपको मालूम होगा, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये 200 साल तक इंडिया में रहे, और उन्हें एक हैबिट थी कि हाउ टू कंटिन्यू विद एडमिनिस्ट्रेशन, दे यूज टू मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स। और अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो उन्हें अपनी भाषा में करना था, और उनकी अपनी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी थी। तो अब अंग्रेजी भाषा के रिकॉर्ड इंडिया में मेंटेन करने के लिए उन्हें बाबू जो है वो इंग्लैंड से लाने पड़ते थे, और उन्हें एक बहुत ही बड़ी मोटी तनख्वाह जो है वो उन्हें देनी पड़ती थी। सो दे जस्ट ट्राई टू फाइंड एन आइडिया कि हम इस मोटी तनख्वाह के पेमेंट से कैसे बच सकते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम इंडियंस को ट्रेन करना शुरू करें, है ना। तो they introduce English language and they start training Indians so that they can convert these Indian into cheap clerks, जिससे कि सस्ते बाबू उनको इंडिया में मिल जाए जो उनके लिए अंग्रेजी में लिखा पढ़ी कर सके। ओके, तो अब जब ये प्रयोग उनका सफल होने लगा, है ना, lots of Indian got employed into British services, then they continued with more। अब उन्होंने और आगे बढ़ना शुरू किया कि भाई यहीं के लोगों को काम में लेकर यहीं के प्रशासन करते, भारत का शासन भारत के लोगों की मदद से चलाएंगे। सी दिस इज द समरी ऑफ आवर थिंग, कि देखिए किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को अपनी सेवा में लेकर भारतीयों को ही उनके ऊपर रूल करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जो फाइनल रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। Yes, excuse me. Hopefully I am here. Sorry, I got disconnected. Am I audible to you, sir? आप मुझे सुन सकते हैं, सर? हेलो सर, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, am I audible to you, sir? Excuse me. Yes, ma'am. Thank you. So yes, I am continue. Sorry, I got disconnected because of some connectivity issue. So we people were discussing कि how British administrators है ना, how Britishers what they did, they just converted Indians by teaching them English। उन्होंने उनको English पढ़ाना शुरू किया और सस्ते बाबू जो है उन्होंने लेने लगे। Hopefully I am audible. Hello. Yes, ma'am. Yes. So यस, इंग्लिश बाबू उन्होंने बनाने शुरू किए। हमारे भारतीयों की मदद से उन्होंने भारतीयों पे शासन करना शुरू किया। किन्होंने भारतीयों की मदद से शासन शुरू किया? ब्रिटिशर्स ने। तो हमारा ये जो पेपर नंबर 2 है, जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी सब टॉपिक नंबर 2 में हम देखेंगे इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। भारत के अंदर जो लोक सेवा थी, जो लोक सेवाएं थी, उसमें किस तरह से उसका भारतीयकरण कर दिया गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, लेकिन
वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? भारतीय लोग। और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? वो उन सेवाओं के लिए परीक्षाएं देंगे और उन परीक्षाओं में पास होकर वो हमारे अधिकारी बनेंगे। मतलब भारतीयों को भारतीय प्रशासन, भारतीय प्रशासन चला रहे हैं, लेकिन उसकी जो भागडोर है, उसके जो दो रेड धागे हैं, वो किसके हाथ में है? वो ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो इस पेपर के यूनिट नंबर 1 के सब टॉपिक नंबर 2 में दिया गया है इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। किस तरह से भारतीयों के खिलाफ जो है वो प्रशासन के काम में लिया गया है। इसमें 3 बातें डिस्कस की गई हैं। देखिए, जैसे पहले हमने देखा था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्न ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले के भी तीनों कालखंड डिस्कस हुए थे। इस सब टॉपिक नंबर 2 में इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इसमें भी 3 सब टॉपिक है। देखिए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू यानी टैक्स, कर। लैंड रेवेन्यू, इन जनरल द वर्ड इज यूज्ड फॉर लैंड टर्म, कि किस तरह से भू राजस्व वसूल किया जाता था। तो हिंदी और इंग्लिश में देखिए, रेवेन्यू, टैक्स, कर, भू राजस्व। तो टैक्सेशन के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं कि व्हाट वाज द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। व्हाट वाज द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। भारतीय जो है या ब्रिटिश प्रशासन के अधीन भारतीयों में या भारत में किस प्रकार की कर कर व्यवस्था थी, किस तरह के टैक्सेशन वसूल किए जाते थे, और वसूल करने के लिए उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। मतलब देखिए, टैक्स वसूल करने वाला ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश गवर्नमेंट, टैक्स देने वाले भारतीय, लेकिन सरकार और जनता, ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच में एक बीच की कड़ी थी, और वो थी सर्वेंट्स की कड़ी, सिविल सर्वेंट्स की कड़ी, जो कि भारतीयों से टैक्स वसूल करके जो है वो ब्रिटिश एम्पायर तक वो पहुंचाती थी। तो हमें ये बीच की कड़ी देखनी है। इट वॉज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, पिछले समय में वसूल करने के लिए एक विशेष अधिकारी थे अलग अलग प्रांतों में। तो किस तरह से ये प्रशासन था, किस तरह से कर वसूली की जाती थी। होपफुली शायद आपने सुना होगा शुरुआत में। देखिए, ब्रिटिशर्स ने अपना जो शासन है वो पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा से शुरू किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पक्का सेटल कर लिया, धीरे धीरे उन्होंने अब अपने जो है एक्सटेंशन करना शुरू किया। साम दाम दंडभेद करते हुए उन्होंने मद्रास, मुंबई, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, और इस तरह से धीरे धीरे पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज फर्स्ट ब्रिटिशर्स रूल्ड ओनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दे एक्वायर्ड दैट पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखिए, ब्रिटिशर्स डायरेक्ट हमारे शासक नहीं बने, स्टेप बाय स्टेप बने, और सबसे पहले उन्होंने ये कर वसूली का जो अधिकार है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लिया। तो हम हमारे यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूली के लिए क्या प्रशासन था, क्या व्यवस्थापन था, उन्होंने कौन कौन से ऑफिसर्स नियुक्त किए, उनका टैक्सेशन क्या था, क्या वो 3/4 वसूल करते थे, क्या वो 1/4 वसूल करते थे कुल उपज का, या वो आधा वसूल करते थे। ये चीज हम इस पर पढ़ेंगे। सेकेंड सब टॉपिक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेटर व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव्ड फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टर्स टू रियल एडमिनिस्ट्रेटर, बाद में क्या हुआ, रीजनल पावर्स के साथ जो है वो ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश आर्मी की जो है वो वॉर होने लगे। धीरे धीरे वो सिर्फ बंगाल, बिहार, उड़ीसा के टैक्स कलेक्टर नहीं रहे, उन्होंने धीरे धीरे साम दाम दंडभेद ये नीति अपनाकर भारत में अपना पंजा जो है, अपना शिकंजा फैलाना शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति, उसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत अपनाए कि किसी न किसी तरह से हम भारत के अलग अलग एरियाज को ग्रैब कर ले, और वो सक्सेसफुल हुए। तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटर, पहले वो टैक्स कलेक्टर थे, रेवेन्यू कलेक्टर थे, पर बाद में विभिन्न युद्ध जीत के वो अब एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, और उन्होंने किस तरह से अपने प्रशासन को चलाना शुरू किया। तो इसमें दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। व्हाट वाज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो है वो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले किया, उनकी इकाइयां क्या थी। तो आपने सुना होगा, देखिए, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, हैव यू हर्ड। हाँ, शायद आपने सुना होगा भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वाइसरॉय। ओके, तो इस तरह से प्रशासनिक यूनिट्स के ये हेड थे, और इसके अंडर में एक बहुत ही लंबी लड़ी थी, एक बहुत ही लंबी श्रृंखला थी अधिकारियों की,
जिसकी सहायता से ब्रिटिशर्स ने जो है वो भारत के अंदर प्रशासन चलाया। फिर भारत फ्री हुआ, भारत इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 एंड after that in after 1947 when Indians were there to rule India, है ना? So what happened, Britishers they just transferred the ruling power to Indian authorities and now India was going to be get ruled by Indian administrators। अब उन्होंने नया क्या किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने देखिए भारत का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से, देखिए हमारी संस्कृति जो है वो डाइवर्सिटी वाली है, विभिन्नता में एकता, और हम संस्कृति का एक विशेष जो विशेषता है वो है ग्रहणशीलता, है ना? तो जहाँ भी जो अच्छी बात है उसे ग्रहण करते हुए अपनी संस्कृति के हिसाब से उसे मोल्ड करते हुए आगे बढ़ना हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। और जब भारतीय प्रशासन की हम बात करते हैं तो हम इस बात को गर्व से स्वीकार कर सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था न केवल प्राचीन और मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था से भी ली गई है। जैसे आपको पता होगा कि भारत में जो है द्वि सदनीय मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव, सो वी शुड कमिट दिस थिंग, है ना? हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि ये जो मॉडल है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद से हमने लिया हुआ है ना? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस यूनिट नंबर 1 कि हाउ नॉट ओनली इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वॉज देयर बट later with the span of time a local form of government was also introduced। अब ये क्या बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ केंद्रीय केंद्रीय शासन, राज्य शासन, है ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अभी तक शुरुआत में सिर्फ ये दो ही टायर थे, दो ही लेवल थे गवर्नमेंट के, लेकिन somehow our scholar come to know कि because of these two layer only द लास्ट पर्सन ऑफ आर सोसाइटी, वो व्यक्ति जो गांव में रहता है, वो व्यक्ति जो छोटे कस्बों में रहता है, वो व्यक्ति जो छोटे शहरों में रहता है, वो प्रशासन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। उसे कुछ नहीं पता कि किस तरह से सरकार बननी है, किस तरह से वो खुद सरकार बना सकता है। और प्रजातंत्र का अर्थ तो वही रहता है कि जिसमें सभी जो है, सभी प्रजा के सभी स्तर से सभी उस सरकार को बनाते हैं। सो टू मेक these lower or these grounded people a part of administration, the third tier of our government, of our administration was introduced and it was titled as local government। what government? Local government। so right in the beginning it was only central government and state government, but now with this third tier in the introduction, now it was municipal corporation and panchayati raj also। okay, so now with this three tier of government today we have a structure in which we have local self government। अब ये जो बात है ये हमारी इकाई नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में दी गई है। देखिए घबराना नहीं है, ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये इंट्रोडक्शन है, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, एक फाउंडेशन बना रहे हैं कि भाई ये पेपर है किस बारे में, है ना? लेकिन सत्य क्या है, अगर आपको इसका फाउंडेशन मालूम होगा तो यू पीपल विल फाइंड योर सेल्फ वेरी मच able, you will find this thing very easy to discuss कि what was कौटिल्य अर्थशास्त्र, because we are creating a ground for paper number 2 यूनिट नंबर 1। अब इस यूनिट में और क्या दिया हुआ है, देखिए यूनिट नंबर 1 पहला यूनिट दिया है जिसमें हमें प्राचीन भारत की प्रशासन, मध्ययुगीन भारत की प्रशासन और आधुनिक भारत की प्रशासन के बारे में बात की गई है। प्राचीन भारत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मध्ययुगीन भारत में मुगल प्रशासन और आधुनिक भारत में कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे प्रशासन किया, ये हमारा पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय क्या है, यूनिट नंबर 1 का दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत पे शासन किया तो धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों को भारत का शासन कैसे सौंपा। तो यहाँ पे है इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें हमने रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। अब हमारे यूनिट नंबर 1 का जो तीसरा भाग है वो है फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, है ना? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो लगभग 19 शताब्दी 1900 सालों का अनुभव भारतीय प्रशासन व्यवस्था के लिए हमारे पास था कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को, किस तरह से प्रजा को अच्छे से अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो दी जा सकती है। आई जस्ट वांट टू से सॉरी फॉर सम सराउंडिंग डिस्टर्बेंसेस, आई हैव सम
unavoidable circumstances, the sound nearby, so excuse me for that. So say, pay attention. See, for unit 3, unit number 1, point number 3, we are having philosophical and constitutional framework of government. भारत में किस तरह की सरकार होनी चाहिए, इसका फ्रेम पहले कब बनाया गया है ना. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज देयर. ऑब्वियसली इंडिया गॉट फ्री in 1947 and constitution was there. So in 1915 Indian constitution was there for Indian people, है ना. And in constitution all the terms and conditions are given कि how the government of India should be, how people should be get ruled. So all the things are hidden into constitution and constitution was made by Constituent Assembly of India. तो हम बात करेंगे कि किस तरह भारत का प्रशासन जो है वो फिलोसॉफिकल. सी द वर्ड फिलोसॉफिकल. व्हाट इज द बेस वर्ड? बेस वर्ड इज फिलोसफी. फिलोसफी यानी दर्शन. दर्शन मीन्स व्हाट? समरी ऑफ थॉट. दर्शन यानी क्या होता है? समरी ऑफ थॉट. मेरे लाइफ की फिलोसफी ये है, मतलब वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव, अकॉर्डिंगली आई हैव डिसाइडेड कि मुझे जीवन कैसे जीना है. आई हैव सम आइडियोलॉजीज इन माई माइंड. तो मेरी लाइफ की फिलोसफी अलग हो सकती है, आपकी लाइफ की फिलोसफी अलग हो सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति की. प्रत्येक की फिलॉसफी, प्रत्येक के सोचने का तरीका, सोचकर समराइज करने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है. तो हमें यहाँ पे ये चर्चा करनी है कि भारत का जो संविधान बना, उस संविधान को बनाने वाले भारतीय थे, ठीक है. तो इस संविधान को बनाते समय किन फिलोसफिकल, मतलब किन विचारों को, किस प्रकार के दर्शन को ध्यान में रखा गया था. क्या हमारे लिए शासन करना इम्पोर्टेंट है? क्या हमारे लिए शासक और शासित, मतलब रूलर और रूल्ड, हमें क्या इस तरह से चलानी है भारत की प्रशासन व्यवस्था की नहीं, या हम सबको मिलजुल के चलानी है जिसका अल्टीमेट टारगेट जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए. तो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ गवर्नमेंट इन आवर इंडिया? व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वी हैव? हमारे संविधान में भारत का प्रशासन किस तरह से चलेगा, इसके लिए बताया गया है कि भारत में प्रजातंत्र रहने वाला है. एंड होपफुली यू नो कि देयर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज एनी रूल एंड रेगुलेशन और आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एक बात नहीं तो क्या होगा, संविधान को हर एक रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से उसमें करेक्शन करेगी कि नहीं नहीं संविधान का ये आर्टिकल मिटा दो, इसकी जगह ये ऐड कर दो. अगली पार्टी है कि नहीं 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 ये आर्टिकल मिटा दो, because every ruling party will try to rule according its own convenience, but it should not be. So that is why what is the first term and condition कि any article, it is almost impossible to erase or delete any article, but suppose with changing circumstances, बदलती हुई परिस्थितियों के चलते अगर संविधान में कुछ बदलाव करने भी पड़ते हैं तो बदलाव मूल आर्टिकल को वैसे ही रखा जाता है और वो अमेंडमेंट के रूप में जो है वो संविधान में वो जोड़ दिया जाता है. और ये अमेंडमेंट जो है वो एक बहुत ही क्लिष्ट प्रक्रिया है किसी भी आर्टिकल पे चेंज करने के लिए. लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया हमारा जो प्रशासन है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो ग्रहणशीलता है, उसकी जो लवचिकता है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि पीपल आर रेडी टू मेक करेक्शंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. ओके, तो हम यूनिट नंबर 1 में तीसरा जो हिस्सा है उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेषताएं थी और किस तरह से वैल्यू को रखा गया. सेलिएंट फीचर्स एंड वैल्यू प्रीमाइसेस, किस तरह से मूल्यों को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान जो है वो मूल्यों को दिया गया, वैल्यूज को. हमें डिक्टेटर नहीं बनना है, हमें राजा नहीं बनना है, हमें शासक नहीं बनना है, हमें शासन चलाना है और उसमें सर्वोपरि स्थान जो है वो मूल्यों को दिया गया है. मूल्य यानी क्या है? सत्य, अहिंसा, यस, अस्तेय, अपरिग्रह. तो देखिए जब हम ये बात डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा कि भारतीय प्रशासन जो है वो सभी धर्मों की अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए, मूल्य सूचक बातों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया है. फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर, ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी. किस प्रकार से भारतीय जनतंत्र के अंदर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हाट? देखिए प्रशासन चलाने के लिए सभी जो ताकतें हैं एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज नहीं है. वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू मेक ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स कंफर्टेबल.
है ना। प्रशासन किसी एक इंसान ने अपने हाथ में नहीं लिया है, पर वी आर हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आर इंडिया. व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी हैव? Federalism. Have you heard the word federalism? Federalism, in which different levels are there, in which different organs are there. Power is not centralized in one hand. Power is divided into central, state, and local administration. As I told you, municipal corporation and panchayati raj. On the other hand, we have three organs of our government, in which executive, legislature, and judiciary. Yes, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और न्यायपालिका. So all these things, the background for Indian administration we have in our unit number 1. So hopefully now you people are able to read. What is my request to you all? Ki first of all, what should be the first action of you people towards your exam preparation? As like this is a guest lecture for time, कि you should take a printout of your syllabus, and then only that is the way कि हमें ये सब पढ़ाई करनी है, and syllabus oriented, aim oriented हमें पढ़ना है. So you all are requested to take a printout of your syllabus. In that printout, identify unit number 1 and use my explanation for unit number 1, because all these subtopics are printed in a paragraph manner in our syllabus, but for examination preparation we need to identify, we need to segregate the topics which are printed into paragraph. Okay, so with this discussion, hopefully now you people will find yourself able to understand ki what we people are going to discuss in our class number 1. In our next lecture we are going to start our syllabus for unit number 1. So before every unit I will try to make this thing to you, like I will explain the syllabus, and later I will try to provide you study material and some guidelines how to prepare for that topic. And with that I should conclude today's class. So thank you so much for your kind support, your kind participation. Thank you. Sir, have you stopped the recording of our session, sir? Excuse me. Hello. Hello. Am I audible to you, sir? Hello. Am I audible to you? Have you stopped the recording?